Hello bachcho, let's read the question. The question says going down to a group following properties decreases. Option A, solubility of sulfates in H2O. Option B, hydration energy. Option C, thermal stability of carbonates. Option D, ionic radii in water. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ग्रुप 2A की बात की गई है, ग्रुप 2A। अब ग्रुप 2A शुरू होता है बरेलियम से, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, उसके बाद आता है स्ट्रोंशियम, उसके बाद आता है बेरियम। सो ये हो गया हमारा ग्रुप 2A। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट इन H2O जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए एज वी गो डाउन द ग्रुप हमारा साइज ऑफ द केटायन जो है वो इंक्रीज करेगा। एंड वी नो दैट साइज ऑफ द केटायन, व्हेन साइज ऑफ द केटायन इंक्रीजेस, बड़ा केटायन जब अपने से छोटे एनायन को स्टेबलाइज करता है तो लैटिस एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। सो लार्ज anion is stabilized by larger cation which results in the increase in लैटिस एनर्जी। और क्योंकि सल्फेट जो है एक बहुत बड़ा एनायन है तो हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम आयन जो है वो सल्फेट आयन से ज़्यादा बड़ा होगा, तो बेरियम सल्फेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगा देन बरेलियम सल्फेट। बरेलियम बहुत छोटा आयन होता है, तो केटायन बरेलियम सल्फेट के केस में बरेलियम जो है केटायन जो है वो छोटा हो जाएगा, एनायन जो है बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से लैटिस एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत लो होगा लैटिस एनर्जी। एंड दैट इज़ वाई एज वी गो डाउन द ग्रुप हमारा ए जो है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स इन H2O जो है वो डिक्रीज होता है क्योंकि लैटिस एनर्जी हाई होती है तो लैटिस को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो इसलिए लैटिस एनर्जी हाई होने की वजह से सॉल्युबिलिटी H2O में डिक्रीज होता है। बेरियम सल्फेट जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बरेलियम सल्फेट जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट बी, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी हमें ये पता है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है या एंथैल्पी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन का। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप, बरेलियम से बेरियम तक जाते हैं तो हमारा साइज ऑफ आयन जो है वो इंक्रीज होता है, इसका मतलब हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होगा। सो देयरफॉर हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ऊपर से लेके जब नीचे आते हैं तो वो डिक्रीज होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम हमारे स्टेटमेंट सी में। स्टेटमेंट सी है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स अगर देखें, स्टेटमेंट सी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स अगर हम देखें तो जो एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट ए का था सेम एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट सी का होगा। एज वी गो डाउन द ग्रुप the lattice energy of the carbonates increases। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट भी जो है वो एक बड़ा एनायन होता है और बड़ा एनायन जो है वो स्टेबलाइज होगा एक बड़े कैटायन से। तो बड़ा कैटायन कौन होगा? बेरियम कैटायन जो है वो बड़ा कैटायन होगा, तो इसलिए लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगी, हेंस थर्मल एनर्जी भी इंक्रीज होगा।
thermal energy will also increase, will also increase। इसका मतलब है बेरियम कार्बोनेट जो है वो बहुत स्टेबल है, वो थर्मली डिकम्पोज बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर दिया गया तो ही होगा, कम एनर्जी में थर्मली डिकम्पोज नहीं होगा। सो सी पॉइंट दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट जो है वो इंक्रीज होता है, वो डिक्रीज नहीं होता है। एंड एट लास्ट डी पॉइंट में आता है आयनिक रेडियाई इन वाटर। हमें ये पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group, ionic radii increases। ये इंक्रीज क्यों होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स, ड्यू टू एडिशन ऑफ शेल्स। सो अगर देखा जाए तो the final answer for this question is option A and option B. These two trends decreases down the group in group 2A. Hope you understood well. Best of luck.